आज इतिहास की 12वीं की पुस्तक का चैप्टर 5 आईन अकबरी कृषि संबंध। ये चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में आज का वीडियो है। तो कृषि संबंध और आईन अकबरी, यहाँ पे ये बात देखने योग्य है कि आईन अकबरी क्या है और इसका कृषि से क्या संबंध है। आईन अकबरी मुगल सम्राट अशोक के समय में लिखी गई एक ऐतिहासिक पुस्तक है, जिसका मुगल काल के कृषि संबंध में, कृषि के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही उपयोगी स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आईन अकबरी एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें मुगल काल के कृषि संबंध में के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं, वैसी जानकारियाँ जो काफ़ी विश्वसनीय हैं। तो आईन अकबरी है क्या? मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अबुल फजल नामक एक उनके नवरत्नों में से एक व्यक्ति था जो बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने अकबरकालीन इतिहास लिखा है जो आईन अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। असल में उन्होंने जो इतिहास लिखा वो अकबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है, और अकबरनामा का जो तीसरा खंड है वो है आईन अकबरी। और इस आईन अकबरी को इतिहास में विशेष रूप से कृषि से रिलेटेड बातों को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पुस्तक है, इससे बार बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईन अकबरी का अलग है और अकबरनामा अलग है। तो आईन अकबरी जो है वो अकबरनामा का ही एक भाग है। मतलब मूल जो अकबरनामा है वो उसको 3 भाग में बांटा गया है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसे ही आईन अकबरी कहा जाता है। फिर हम आगे देखेंगे कि आईन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है, और इसका हर एक खंड, हर एक भाग किसी विशेष चीज़ को दर्शाती है। जैसे अगर हम बात करें आईन अकबरी के पहले भाग में, तो हम देखेंगे कि उसमें राजवंशों के बारे में दिखाया गया है, कारखानों के बारे में दिखाया गया है। फिर दूसरे भागों में किस तरह से किसी में वेतन के बारे में दिखाया गया, किसी कर्मचारियों के बारे में दिखाया गया है, तो वो हम लोग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमें अभी यहाँ पर ये जानना है कि आईन अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है, पहली बात। दूसरी बात कि आईन अकबरी जो है वो कृषि से संबंधित बातों के लिए बहुत ज़्यादा इतिहास में प्रसिद्ध है। और तीसरी बात, ये जो चैप्टर है आईन अकबरी कृषि संबंध, इसमें हम अकबरकालीन कृषि व्यवस्था जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह की फसलें हुआ करती थी, किस तरह से राजस्व वसूली के लिए कौन से अधिकारी थे, राजस्व वसूली किन आधारों पर की जाती थी, भूमि का कितने किस्म की भूमि थी, भूमि की उपजाऊ के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया था, या फिर कृषि में कौन कौन से लोग लगे हुए थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अकबर का जो काल है, शासनकाल, अकबर का काल इतिहास में 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक माना जाता है। और इसी बीच अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष में, यानी कि 1602 ईस्वी तक का इतिहास इसमें लिखा गया है। तो अबुल फजल जो है इस बुक में आदम से लेकर अकबर के शासनकाल तक के बारे में लिखते हैं, और इसमें वो बताते हैं कि आदम से लेकर अकबर तक के शासनकाल में लगभग 52 पीढ़ियाँ हैं, और इन 52 पीढ़ियों का इतिहास वो लिखने का दावा करते हैं। फिर इसमें वो कह रहा है कि अकबरनामा जो है वो मूलतः 3 खंडों में विभाजित है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो आप जब मैं बोलूँगी तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेना। जिसका जो प्रथम खंड है उसमें क्या है, उसमें अकबर के पूर्वजों, अकबर के जन्म और अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष तक का इतिहास लिखा है। 17वें वर्ष मतलब 1573 से लेकर 1574 के बीच, यानी कि 1573-74 में अकबर के शासनकाल का 17वां वर्ष चल रहा था, और अकबर का शासनकाल कब से शुरू हुआ, 56 से। तो अब हम लोग देखेंगे द्वितीय का खंड जो इसका है, द्वितीय खंड में क्या है। तो अकबर का द्वितीय खंड में, अकबरनामा का द्वितीय खंड में क्या है, अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर 46वें वर्ष यानी 1602 ईस्वी तक का शासन है। और तीसरा खंड क्या है, अकबरनामा का जो तीसरा खंड है वो अकबरनामा ही नहीं बल्कि अकबरकालीन इतिहास की आत्मा कही जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण यह ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब हम देखेंगे आईन अकबरी को। अकबरनामा का तीसरा खंड कहलाता है आईन अकबरी। और अब हम देखेंगे आईन अकबरी को, क्योंकि आईन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। तो किसमें, हर खंड में क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो इसका जो पहला खंड है उसमें शाही घराने के विभिन्न विभागों, शाही टकसाल, टकसाल मतलब जहाँ पे मुद्रा जो है, सिक्के बनाए जाते थे, वो खाद्यान्नों के मूल्य, मतलब उस समय कौन कौन से खाद्यान्न उपजाए जाते थे और उन खाद्यान्नों का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता था और किस खाद्यान्न का मूल्य कितना था।
फिर कारखानों के बारे में देखेंगे कि कारखानों में जो निर्मित वस्तुएं हैं उनकी कीमतें किन आधारों पर तय की जाती है। फिर हम देखेंगे शाही अस्तबल, इसी भाग में देखेंगे, और शस्त्रागार मतलब हथियार जहाँ बन रहा है वो। तो इतनी जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? आईने अकबरी के प्रथम खंड से। अब हम देखेंगे इसके दूसरा खंड में क्या है। तो इसके दूसरा खंड में मूलतः सैनिक व्यवस्था से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें दान की गई जमीनें और भत्ते देने की प्रथा का भी वर्णन है। इसमें उस समय के मनसबदारों, धर्मगुरुओं और संगीतकारों की सूची मिलती है। तो हमने देखा कि द्वितीय भाग में सैन्य व्यवस्था से रिलेटेड जानकारियाँ हमें मिल रही हैं। तो उससे हमें क्या जानकारी मिल रही है? इस भाग को पढ़कर हमें सैनिकों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि सैनिकों को वेतन किस तरह दिया जाता था। क्या उन्हें वेतन नगद दिया जाता था या उन्हें वेतन के रूप में ज़मीनें दी जाती थी। फिर इसमें हमने देखा कि दान में दी गई ज़मीनों का भी जिक्र है। मतलब किसी खास सेवा से प्रसन्न होकर या फिर किसी दान के रूप में, जैसे धार्मिक दान जिसको बोलते हैं, उस रूप में किसी को अगर दान में भूमि दे दी जाती थी तो क्या उस भूमि से टैक्स वसूला जाता था या नहीं, इस बात की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें मनसबदारों, धर्मगुरुओं और संगीतकारों की सूची मिलती है। मनसबदारों का मतलब क्या है? मनसबदार जो है वो सैनिक ओहदे को दर्शाने वाला एक शब्द था। मतलब किसी मनसबदार की स्थिति से ये पता लगता था कि उसे सेना में कौन सा स्थान या फिर कौन सा ओहदा प्राप्त है। मतलब जैसे हमारे यहाँ नौकरियों में पद होते हैं, उसी तरह से मनसबदारों के लिए कौन से मनसबदार को कितना ऊंचा पद प्राप्त है ये हमें पता चलता था। तो इसमें होता क्या था कि अगर कोई मनसबदार है तो उसकी अपनी सेना होती थी, उसके पास अपने घुड़सवार होते थे और उसकी अपनी जो सैनिक हैं, तो सैनिकों के और घुड़सवारों के आधार पर, मतलब सैनिकों की संख्या और घुड़सवारों की संख्या जितनी होगी उसी के आधार पर किसी व्यक्ति का मनसब तय होता था। मतलब अगर सैनिकों की संख्या और घुड़सवारों की संख्या इक्वल है तो उसे उसी आधार पर उच्च मनसब प्रदान किया जाता था। अगर घुड़सवारों की संख्या अधिक है और मनसब जो पैदल सैनिक है उनकी संख्या घुड़सवारों की संख्या के आधी है तो उस आधार पर उन्हें मनसब दिया जाता था। तो ये होता था मनसब। मतलब किसी सैनिक के पास उसके जो सेना है वो और उसके पास जो घुड़सवार हैं वो, उनके संख्या के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामंत को या किसी भी कुलीन व्यक्ति को जो पद प्रदान किया जाता था, सैनिक पद, वो मनसब कहलाता था। तो इसमें मनसबदारों की जानकारियाँ देखेंगे। फिर हम देखेंगे धर्मगुरुओं के बारे में। धर्मगुरुओं मतलब जिन्हें उमरा वर्ग कहा जाता था, जिन्हें धर्म की विशेष जानकारी होती थी, तो उनको शासन में बहुत सम्माननीय स्थान प्राप्त था। जो राजा होते थे वो किसी भी धार्मिक मामलों में उनसे परामर्श लेते थे। फिर इसमें देखेंगे संगीतकारों के बारे में। तो जब हम संगीतकारों के बारे में देखेंगे तो इसमें हम तानसेन के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि अकबर के नवरत्नों में तानसेन भी शामिल था और उसमें संगीतकारों के रूप में उन्हें बहुत ज़्यादा सम्माननीय स्थान प्राप्त था। तो ये था आईने अकबरी का दूसरा भाग। अब हम आते हैं आईने अकबरी के तीसरे भाग में। तो आईने अकबरी का जो तीसरा भाग है उससे हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं? तो यहाँ पे लिखता है कि आईने अकबरी का जो तीसरा भाग है वह कृषि एवं भू राजस्व संबंधी ब्यौरा देने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि कृषि कैसी होती थी, कृषि के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जाती थी और किसानों के कितने भाग थे, किसान किस प्रकार के होते थे, उनकी अपनी भूमि कैसी होती थी, ये सारी जानकारियाँ। तो जैसे इस बुक में लिख रहा है कि रबी और खरीफ फसलों पर मालगुजारी की दरें। रबी और खरीफ के समय में जो फसलें तैयार की जाती थी उसमें मालगुजारी यानी कि जो टैक्स होते थे वो कितनी होती थी। फिर लिख रहा है राज्य में भूमि का वर्गीकरण। संपूर्ण राज्य में भूमि कितने भागों में बटी हुई थी। तो ये जो वर्गीकरण था वो किस आधार पर होता था? भूमि के उपजाऊ के आधार पर। तो भूमि के उपजाऊ के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया था इसकी जानकारी मिलती है। फिर लिखता है कि विभिन्न प्रांतों की राजस्व दरें, मतलब हर एक प्रांत में जो टैक्स वसूली था उसकी दरें पहले से फिक्स होती थी और उसी फिक्स दर के आधार पर राजस्व वसूल किया जाता था। फिर लिख रहा है आईने दहशाला। आईने दहशाला क्या है? यह टैक्स वसूली का एक विधि थी, एक तरीका था जिसे हम आगे देखेंगे डिटेल में। इसके बाद लिख रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व दरों का विशेष निर्धारण किया जाता था। फिर कहता है कि अकबरकालीन 12 सूबों का वर्णन इसमें किया गया है। मतलब अकबर के जो साम्राज्य था उसे 12 सूबों यानी 12 प्रांतों में बांटा गया था और उन्हें 12 प्रांतों का विवरण इसमें मिलता है। और हर सूबे में मालगुजारी की तालिका इसमें दी जाती थी। मतलब हर सूबा में मालगुजारी किस चीज़ पर कितनी करनी है ये पहले से तय होता था और ये इस तय दर को एक लिस्ट बना दिया जाता था और उसी लिस्ट के आधार पर
जो रकम तय होती थी उस वही रकम लोगों से वसूलना होता था। फिर लिख रहा है इसमें कोतवाल, फौजदार और काजी आदि की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का वर्णन है। कोतवाल मतलब जो सैनिक होंगे, जिससे हम लोग फौजदारी मामलों के लिए, जैसे पुलिस व्यवस्था हमारे यहाँ होती है वैसे ही वहाँ कोतवालों की नियुक्ति के लिए। फिर फौजदार हो गए पुलिस व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ आईएएस और आईपीएस होते हैं वैसे ही कोतवाल और फौजदार। फिर काजी जो होता है वो धार्मिक गुरु होता है, धर्म का प्रधान होता है, मतलब धार्मिक मामलों में निर्णय दे सकता है, अपने परामर्श दे सकता है। तो उनका शासन में बहुत अच्छी पकड़ थी और उनका शासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। हालांकि जो सुल्तान होते थे, जो मुग़ल बादशाह होते थे, वो इन काजियों की बात सुनते ज़रूर थे पर उनकी बातों को मानने के लिए कभी बाध्य नहीं थे। अंतिम निर्णय हमेशा बादशाहों का ही होता था। तो इस भाग में हमें ये बताते हैं कि कोतवाल की, फौजदार की और काजी आदि पद में नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उन योग्यताओं का वर्णन हमें आईने अकबरी के इस तीसरे भाग में देखने को मिलता है। फिर हम आगे चलते हैं, देखेंगे कि आईने अकबरी का चतुर्थ भाग में क्या है। तो आईने अकबरी का जो चौथा भाग है उसमें हिंदुओं की विभिन्न धारणाओं, नक्षत्र विद्या, चिकित्सा, दर्शन एवं उनकी प्रथाओं का वर्णन मिलता है। मतलब हिंदुओं से जुड़ी हुई जो उनके पर्व त्यौहार होंगे, उनके धार्मिक अनुष्ठान होंगे, उनके धार्मिक विश्वास होंगे, उनके बारे में इसमें वर्णन है। फिर नक्षत्र विद्या का वर्णन है कि तारों का अध्ययन करके कैसे आप उन अगली जो उनकी गति है, उनका जो दिशा है उसके आधार पर भविष्यवाणी करना, या फिर उनके आधार पर लोगों को बताना कि आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। ये सारी जो चिकित्सा और इसके अलावा चिकित्सा और दर्शन आदि प्रथाओं का भी इस भाग में हमें वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसी भाग में हमें सूफी संतों और भक्ति संतों का भी जिक्र देखने को मिलेगा। जैसे हम चिश्ती सिलसिला के बारे में इसमें देखेंगे। फिर भक्ति आंदोलन के जो संत हैं उनके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलेगी, जो मुगल काल के समकालीन रहे होंगे, उनकी जानकारी भी हमें इस भाग में देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे आईने अकबरी का पांचवा भाग। तो आईने अकबरी के पांचवें भाग में क्या है। आईने अकबरी का जो पांचवा भाग है उसमें अकबर की सूक्तियाँ, किंवदंतियाँ, आदर्शों के साथ साथ स्वयं अबुल फजल की संक्षिप्त जीवनी दी गई है। मतलब किंवदंतियाँ मतलब अकबर से जुड़ी हुई जो भी किस्से कहानियाँ थे वो, और अकबर के जो आदर्श थे, जैसे अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के जो आदर्श थे, फिर अकबर ने किस तरह से लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए, वो सारी चीज़ें। तो उन अकबर के जो आदर्श थे शासन के, उन आदर्शों को इस भाग में वर्णित किया गया है। इसके अलावा अकबर से जुड़ी किस्से कहानियों को इस भाग में वर्णित किया गया है। और हम देख रहे हैं कि अबुल फजल ने स्वयं, जिसने अकबरनामा की रचना की, जिसने आईने अकबरी की रचना की, उसने स्वयं अपनी जीवनी भी इसमें संक्षिप्त रूप में लिखी है। तो ये हमने देखा कि आईने अकबरी क्या है, इसका इस चैप्टर से क्या संबंध है, इसका इतिहास से क्या संबंध है, इसका इतिहास में क्यों इतना महत्व है, इसका अध्ययन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसे कितने खंडों में बांटा गया है और हर खंड में हमें किन बातों की जानकारी मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें हम ये देखेंगे कि आईने अकबरी से हमें मूल रूप से और क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, थैंक यू।